जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का संदेश मैगजीन की इस सीरीज में। और ये होने वाला है लेक्चर नंबर 8। इस सीरीज के संबंध में कुछ कॉमन प्रश्न ऐसे रहते हैं, उनका जवाब भी मैं फटाक से दे देता हूं। क्या सर ये एमपी गवर्नमेंट की संदेश मैगजीन यूनिट 8 में मदद करेगी? आंसर है जी हां, मदद करेगी। यस, यहां से क्वेश्चन आएगा। क्या सर ये एमपी के अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी मदद करेगी, जैसे कि एमपी का एफएसओ का एग्जाम हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, किसी भी चीज का एग्जाम हो गया? बिल्कुल मदद करेगी, क्योंकि अंत में सरकार के संबंध में ये मैगजीन है। तो कोई भी एग्जाम आप दे दो, हर जगह यहां से प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न आपका रहता है कि क्या सर यूनिट 8 में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी आप पढ़ाएंगे? उसका आंसर भी है जी हां। जिस दिन आपको यह लेक्चर दिखेगा उसके 1 से 2 दिन के अंदर मेरी टोटल 20 लेक्चर की सीरीज शुरू होगी। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, टोटल 20 लेक्चर की सीरीज मेरी शुरू होगी। जिस प्रकार से मेरी संदेश मैगजीन की सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने कहा था मैं 25 से 30 लेक्चर्स लूंगा, सेम उसी तरह मेरी 20 लेक्चर की सीरीज शुरू होगी, जहां पर मैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपको दोनों पढ़ाऊंगा। हर लेक्चर के अंदर मैं आपको 50 एमसीक्यू प्रश्न कराऊंगा, जो कि अल्टीमेट इंपॉर्टेंट वाले 50 एमसीक्यू प्रश्न होंगे। तो आप 20 इंटू 50 कर लो, यानी कि 20 लेक्चर इंटू 50 प्रश्न, तो 1000 एमसीक्यू मैं आपको पिछले 1 साल के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स के करवाऊंगा। और ये जो 1000 एमसीक्यू आपको मिलेगा, उसमें मैं आपको बहुत ही उच्च कोटि का एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, ताकि वो 1000 के 2-2500 प्रश्न बन जाएं एक्सप्लेनेशन मिलाकर। तो उससे आपकी पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी, चाहे वो एमपी से संबंधित करंट अफेयर का मामला हो या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय से संबंधित आपका करंट अफेयर का मामला हो, दोनों ही काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सीरीज मेरी चल जाएंगी, आपकी यूनिट 8 की टेंशन खत्म हो जाएगी। पक्की बात? चलिए, अब आप में से जो भी विद्यार्थी नए हैं, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी सीरीज है उसके सभी लेक्चर्स देखना जरूरी होता है, तभी हमारा एक सीक्वेंस तैयार होता है। एक छोटी सी अपडेट मैं आपको और दे देना चाहता हूं। अगर आप अभी सोच रहे हो कि सर हमने कौन कौन से महीनों की मैगजीन कवर कर ली, तो अभी दोस्तों हम लोगों ने अक्टूबर महीने की मैगजीन कवर कर ली। उसके साथ साथ दोस्तों हमने सितंबर महीने की मैगजीन कवर कर ली। उसके साथ साथ दोस्तों हमने अगस्त महीने की मैगजीन कवर कर ली। और आज के इस लेक्चर को मिला के हमारी जुलाई महीने की मैगजीन भी कवर हो जाएगी। ठीक है, एक बात यहां पर आपको और पता होनी चाहिए, कुछ मैगजीन्स बड़ी होती हैं, कुछ मैगजीन्स छोटी होती हैं, तो उसके हिसाब से आपको चिंता नहीं करनी, वो मेरा काम है छांटने का। ठीक है, अच्छा, तो आपकी 4 महीने की जो मैगजीन है वो खत्म हो जाएंगी। और 4 महीने की मैगजीन में जो हमने टोटल लेक्चर्स का उपयोग किया है वो है 8। तो कोई बुरा नहीं है, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूं, मैं इससे ज्यादा तेज पढ़ा ही नहीं पाता हूं। वो हर टीचर का कुछ ना कुछ रहता है, कुछ बहुत फास्ट पढ़ा लेते हैं, कुछ स्लो पढ़ाते हैं। तो इस वजह से मेरी स्लो स्पीड के हिसाब से भी मैं समझता हूं 8 लेक्चर्स में अगर हमारे 4 महीने की मैगजीन खत्म हो रही हैं, वो भी सारी मैगजीन 100 पेज से ऊपर की हैं, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए आज हम अपने लेक्चर नंबर 8 का जो है शुभारंभ करते हैं। देखते हुए चलेंगे, हमेशा की तरह हर चीज डिटेल में देखेंगे। आप चाहें तो इस स्क्रीन पर पॉज का बटन दबा के जरा सा इस स्क्रीन को पढ़ सकते हैं, अगर आप नए हैं इस सीरीज में। तो आज जो हमारे सामने पहली जो खबर है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? वो पचमढ़ी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित है, यानी कि पचमढ़ी का वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है कि जो पचमढ़ी उद्यान है, यानी कि जो पचमढ़ी सेंचुरी है, अब उसका नाम बदलकर क्या रख दिया जाएगा? पचमढ़ी सेंचुरी का नाम बदलकर अब राजा भभूत सिंह सेंचुरी रख दिया जाएगा। क्या रख दिया जाएगा? पचमढ़ी सेंचुरी का नाम बदलकर अब राजा भभूत सिंह सेंचुरी रख दिया जाएगा। अगर आप पचमढ़ी सेंचुरी नहीं समझते तो आपने पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व तो सुना है, उसी के अंतर्गत सतपुड़ा नेशनल पार्क भी आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही नाम आपको याद रखना है, पचमढ़ी सेंचुरी बोल लीजिए, पचमढ़ी उद्यान आप बोल लीजिए, और उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? राजा भभूत सिंह उद्यान उसका नाम बदलकर रख दिया गया है। ठीक है,
बस इतनी सी चीज आपको समझ लेनी है, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब राजा भभूत सिंह से क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने बन सकता है कि भैया देखिए, चलिए एक तो नाम बदल दिया गया, पचमढ़ी सेंचुरी का नाम राजा भभूत सिंह सेंचुरी कर दिया गया, ये समझ में आ रहा है, लेकिन राजा भभूत सिंह का संबंध किस जनजाति से है? तो राजा भभूत सिंह का संबंध दोस्तों कोरकू जनजाति यानी कि कोरकू ट्राइब से है। ये क्वेश्चन ये समझ लीजिए बिल्कुल गारंटी प्रश्न है, ये बिल्कुल दोस्तों गारंटी प्रश्न है, ये आपको प्री 2026 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए एक क्वेश्चन से आपके 2 नंबर तो यहीं पक्के हो जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है संघर्ष किया है ना, इन्होंने स्ट्रगल किया, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में मदद करी। उसी के साथ साथ उन्होंने सतपुड़ा के घने जंगलों का प्रयोग करते हुए प्रभावी गुरिल्ला युद्ध चलाया। यानी कि दोस्तों ये गुरिल्ला वॉरफेयर में काफी एक्सपर्ट थे, और सतपुड़ा के जो जंगल हैं, घने जंगल हैं, तभी तो दोस्तों सतपुड़ा, और सतपुड़ा यानी कि पचमढ़ी, इसीलिए तो पचमढ़ी उद्यान का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह उद्यान किया गया है, क्योंकि उसी इलाके से राजा भभूत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। ठीक है, और कौन सी पद्धति का उपयोग किया? गुरिल्ला वॉरफेयर का उपयोग किया इन्होंने। उनका संबंध तात्या टोपे जैसे राष्ट्रीय नेताओं से भी काफी घनिष्ठ था, और वे उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय समर्थन देते थे। यानी कि ही वॉज एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद तात्या टोपे टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने हेतु वो तात्या टोपे के साथ बहुत ही सक्रिय समर्थन जो है दे रहे थे। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए कौन सी इन्फेंट्री, मद्रास इन्फेंट्री से जो है सेना भेजी थी, है ना। इन्फेंट्री आप समझते हैं कि जैसे कि जो पैदल सेना चलती है ना, वहां से पैदल सेना गई मद्रास से, और उन्होंने जो है राजा भभूत सिंह के ऊपर जो है अटैक कर दिया। उसके बाद यहां पर आप देखें किस वर्ष उनकी मृत्यु हुई, तो मैंने उस ईयर को भी यहां पर हाईलाइट कर दिया है। 1860 में इनकी मृत्यु हुई, और राजा भभूत सिंह उनकी वीरता और उनके बलिदान के लिए आज भी कोरकू समुदाय की लोक परंपराओं में जीवित हैं। यानी कि कोरकू समुदाय से उनका संबंध है। कोरकू समुदाय के लोग राजा भभूत सिंह को उनकी वीरता और उनके बलिदान के लिए आज भी याद करते हैं। तो क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं? पचमढ़ी उद्यान का नाम राजा भभूत सिंह उद्यान हो गया। राजा भभूत सिंह का संबंध कोरकू जनजाति से था। राजा भभूत सिंह ने 1857 की क्रांति में, विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। गुरिल्ला वॉरफेयर पद्धति में ये एक्सपर्ट थे। तात्या टोपे के साथ इनके घनिष्ठ संबंध रहे, और 1860 में इनकी हत्या कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा, या फिर कहें कि 1860 में राजा भभूत सिंह शहीद हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न आपका यहां पर बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक हेडिंग मैंने कनेक्ट करी है ताकि आपके थोड़े और प्रश्न भी यहां से रिवाइज हो जाएं। क्या है? मध्य प्रदेश में सम्मानित अन्य जनजातीय नेता, जैसे कि राजा भभूत सिंह जनजातीय नेता की कैटेगरी में आएंगे, उसी सेम तरह मध्य प्रदेश के अन्य जनजातीय नेता भी हैं जिनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ ना कुछ किया है। जैसे कि सबसे पहला हमको देखने को मिलता है टांटिया भील। टांटिया भील के बारे में क्या देखने को मिलता है? टांटिया भील, इनके सम्मान में 2021 में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तांत्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक है, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? तांत्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और किस वर्ष किया गया? 2021 में किया गया। पहला फैक्ट तो ये हो गया। ठीक है, तो जिस तरह राजा भभूत सिंह के सम्मान में पचमढ़ी उद्यान का नाम राजा भभूत सिंह उद्यान किया गया, उसी सेम तरीके से तांत्या भील के सम्मान में 2021 में पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांत्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया जाता है। उसी के साथ साथ ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है ये सेम ही है, कंबाइन होने चाहिए थे। भीमा नायक जी के सम्मान में, भीमा नायक जी के सम्मान में यहां पर आप देखें भील स्वतंत्रता सेनानी,
भील स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक के सम्मान में एक स्मारक, स्मारक का मतलब क्या होता है, मेमोरियल, एक मेमोरियल की घोषणा करी गई। और जानने योग्य बात दोस्तों यह है कि भीमा नायक स्मारक यानी कि भीमा नायक मेमोरियल कहां पर बनाया गया? भीमा नायक स्मारक, भीमा नायक मेमोरियल कहां बनाया गया? बड़वानी में। भीमा नायक स्मारक कहां बनाया गया? भीमा नायक जो मेमोरियल है वो कहां बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों बड़वानी, बड़वानी में बनाया गया, बड़वानी में बनाया गया। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो जाती है। उसी के साथ साथ रानी कमलापति, रानी कमलापति के सम्मान में, रानी कमलापति के सम्मान में भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, मतलब था, नाम तो पुराना हो गया, भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो बदल दिया गया, रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया। ठीक है, ये हमने यहां पर देखा। उसी के साथ साथ शंकर शाह और रघुनाथ शाह, 2021 में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का जो नाम है उसको बदल दिया गया। इतनी बात क्लियर हो गई। कितना क्लियर हो गया? यानी कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह के सम्मान में छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया जाता है 2021 में। रानी कमलापति के सम्मान में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। भीमा नायक के सम्मान में भीमा नायक मेमोरियल अर्थात भीमा नायक स्मारक बना दिया जाता है, कहां पर? बड़वानी में। और तांत्या भील के सम्मान में जो है, तांत्या भील के सम्मान में पाताल पानी रेलवे स्टेशन 2021 में उसका नाम बदल के कर दिया जाता है तांत्या भील रेलवे स्टेशन। तो ये राजा भपूत सिंह के अलावा कुछ अन्य जनजातीय जो है नेता थे जिनके सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए हमें यहां पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट मिलती हैं उनको हम उठा लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहां पर आप तारीख पर फोकस करिएगा, 30 मार्च से 30 जून, यहां पर एक तारीख हमको मिल रही है, यहां पर एक तारीख हमको मिल रही है 30 मार्च से 30 जून प्रदेश में चले जल गंगा संवर्धन अभियान में, जल गंगा संवर्धन अभियान, यहां से हमको क्वेश्चन मिल गया कि भैया मध्य प्रदेश में जो जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया, मध्य प्रदेश में जो जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया वो कब से कब तक चलाया गया? तो 30 मार्च से लेकर 30 जून तक, यानी कि अप्रैल मई जून 3 महीने जो है इस प्रोग्राम को चलाया गया। प्रोग्राम का नाम क्या है? प्रोग्राम का नाम क्या है? जल गंगा संवर्धन, जल गंगा संवर्धन अभियान। जल गंगा संवर्धन अभियान कितने दिन तक चला? 90 दिन तक चला। एक हमको यहां प्रश्न देखने को मिल रहा है। इस अभियान में क्या किया गया दोस्तों? जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पहले से बनी जल संरचनाएं, यानी कि पहले से जो जल संरचनाएं यानी कि जो वाटर बॉडीज जो बने हुए हैं उनको हमने क्या किया? उनका हमने क्या किया? जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? आप इसको कायाकल्प भी कहते हैं और अंग्रेजी में आप इसको रेजुविनेशन कहते हैं। रेजुविनेशन, पुनरुत्थान कह दीजिए, कायाकल्प कह दीजिए, जीर्णोद्धार कह दीजिए, रेजुविनेशन कह दीजिए। मतलब जो मरी मरी हालत हो रही है जल संरचनाओं की उनको वापस से जीवित हमें करना है। जैसे कि नए तालाब बनाए गए या जो तालाब पहले से हैं उनमें सुधार किया गया है ना, तालाबों को गहरा किया गया, पानी चौपाल आयोजित किए गए। ठीक है, जो जल संरचनाएं पहले से तालाब, कुएं, नहरें बनी हुई हैं उनका रख रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है, और जिन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया जल संरचनाओं को मेंटेन करने में उनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया।
हर गांव से 2 से 3 महिला पुरुषों को सम्मानित किया गया और उन्हें किस चीज का टाइटल दिया गया? जलदूत। क्या बोला गया? जलदूत। तो जलदूत कौन है इस अभियान के अंतर्गत? आपसे प्रश्न बन सकता है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जलदूत से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जलदूत अंडर द गंगा जल संवर्धन अभियान? तो इसमें जो है जलदूत का मतलब वो लोग हैं जो जल संरचनाओं का रखरखाव कर रहे हैं, उनको बेहतर बना रहे हैं, उनको रिपेयर कर रहे हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान उसमें दे रहे हैं। दोस्तों, जल गंगा संवर्धन अभियान को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की सहायता ली गई और इस सॉफ्टवेयर का नाम रखा गया सीप्री। ठीक है, ये शिवपुरी नहीं है, वो शिवपुरी जिले वाला सीप्री नाम जो है इसका रखा गया। फुल फॉर्म क्या है? साइट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। इसका नाम आपको देखने को मिल सकता है आगे के कंटेंट में भी और एग्जाम में भी। तो सीप्री क्या है? सीप्री एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे जल गंगा संवर्धन अभियान में उपयोग किया गया। यह सॉफ्टवेयर क्या करता है? यह सॉफ्टवेयर वैज्ञानिक तरीके से जल संरचनाओं का चयन करता है कि हमें कहां कैसा क्या काम करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। तो यह सीप्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक बार फिर से फुल फॉर्म देख लेते हैं। साइट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। एक बार फिर से, साइट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। एक बार फिर से, साइट इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग एंड रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसने जल संरचनाओं को पहचानने में, उनका चयन करने में मदद किया और जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया गया, रेजुविनेशन किया गया जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत। इस अभियान को 30 मार्च से 30 जून तक चलाया गया, यानी कि 90 दिन तक यह अभियान मध्य प्रदेश में चला। और इस अभियान के अंतर्गत जिन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया उनको जलदूत नाम से जाना गया। यह फैक्ट हमने यहां पर देखा। बढ़ते हैं आगे। आगे हमको क्या देखने को मिलता है? यहां पर देखें, खंडवा देश भर में प्रथम। आइए देखते हैं किस संदर्भ में। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसने एक अभियान चलाया, जल संचय जन भागीदारी अभियान। ये नया अभियान है। पीछे जो आपने पढ़ा वो क्या था? जल गंगा संवर्धन अभियान, वो अलग है और ये जो है नया अभियान है। और ये किसके द्वारा चलाया गया? जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया जल संचय, यानी कि जल का संचय करना है, कलेक्शन करना है और वो बिना पीपल पार्टिसिपेशन के नहीं हो सकता। तो जल संचय जन भागीदारी अभियान में खंडवा जिले ने शानदार काम किया है और पूरे देश में खंडवा जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो सिंपल सा प्रश्न बनेगा, जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भारत में सर्वप्रथम रहा? तो वो खंडवा जिला रहा। अगर हम ओवरऑल राज्यों के नजरिए से देखें तो खंडवा जिला तो देखिए जिले के हिसाब से पूरे देश में नंबर 1 रहा, लेकिन राज्यों के नजरिए से देखें तो मध्य प्रदेश एक राज्य के तौर पे, एक स्टेट के तौर पे कौन सी रैंक पर रहा? तो मध्य प्रदेश एक राज्य के तौर पे एक स्टेट लेवल पर 4th रैंक पर रहा। यह भी हमको समझ लेना है। ठीक है, तो राज्य स्तर पे मध्य प्रदेश की 4थी रैंक और जिलों की कैटेगरी में देश में नंबर 1 जिला खंडवा जिला रहा। खंडवा जिले ने जल संचय जन भागीदारी अभियान में कितना स्कोर किया, कितने अंक स्कोर किए? 71.09। वहीं दोस्तों रायसेन दूसरे स्थान पर रहा, यानी कि शुरू के 4 स्थान तो मध्य प्रदेश के जिलों ने ही घेर लिए। खंडवा जिला नंबर 1 पे रहा, रायसेन दूसरे पे रहा। ठीक है, उसके बाद बालाघाट रहा तीसरे पर
और चौथे पे दोस्तों कौन सा रहा, बुरहानपुर रहा। ठीक है, अगर आपका इनमें से कोई भी एक जिला है, खंडवा, रायसेन, बालाघाट और बुरहानपुर, तो आपको कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम लिख देना है अगर आप इन चारों में से कहीं हैं, और उसके आगे एक हार्ट वाली इमोजी जो है आपको डाल देनी है, ताकि आप भी अपने जिले का नाम रोशन आगे भविष्य में करें। और लेकिन फिलहाल कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम लिखें, क्योंकि काफी शानदार प्रदर्शन किया है। नंबर 1 कौन रहा, खंडवा रहा। ठीक है, खंडवा ने राय मांगी। ठीक है, खंडवा ने राय मांगी किससे, बालाघाट से। ठीक है, और बालाघाट ने उसे पूरी राय दे दी, तो पूरी से आप याद रखेंगे कौन सा, बुरहानपुर। ठीक है, खंडवा ने क्या मांगी, खंडवा ने राय मांगी बालाघाट से, और बालाघाट ने पूरी राय दे दी। तो खंडवा, रायसेन, बालाघाट और बुरहानपुर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हमने पीछे जो जल गंगा संवर्धन अभियान पढ़ा था, उसमें एक चीज आपको दोस्तों और जान लेनी है कि जल गंगा संवर्धन अभियान में टोटल कितने हजार तालाबों को टारगेट किया गया। 1000 तालाबों का टारगेट बनाया गया है। क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा टारगेट है, याद रखा जा सकता है, तो हम इसको याद कर लेते हैं कि जल गंगा संवर्धन अभियान में कितने हजार तालाबों को टारगेट किया गया, 1000 तालाबों को टारगेट किया गया। वहीं पर जल संचय जन भागीदारी अभियान में नंबर 1 कौन रहा, खंडवा जिला। खंडवा जिला ने क्या मांगी, राय मांगी, तो सेकंड कौन रहा, रायसेन। किससे राय मांगी, बालाघाट से। थर्ड कौन रहा, बालाघाट। बालाघाट ने पूरी राय दे दी, यानी कि बुरहानपुर चौथे स्थान पर रहा। और मध्य प्रदेश राज्यों की रैंकिंग के हिसाब से मध्य प्रदेश की रैंक भी चौथी रही। समझ रहे हैं आप बात को, ये हमने पढ़ लिया पीछे। अब दोस्तों ये वाला जो योजना है, मैं आपको पहले ही प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूं। चूंकि एक बार प्यार से आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। एक बगिया मां के नाम, एक बगिया मां के नाम, यह पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। यह मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको इसी के साथ साथ वो भी बताया था, एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम 1.0 और एक पेड़ मां के नाम 2.0। एक पेड़ मां के नाम 2.0। क्या ये दोनों मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं? जी नहीं, ये मध्य प्रदेश सरकार की योजना नहीं है, ये केंद्र सरकार की योजना है। तो मैं लिख रहा हूं, ये भारत सरकार की योजना है। तो ये पता होना भी जरूरी है भैया कि कौन सी योजना केंद्र सरकार की है और कौन सी योजना राज्य सरकार की है। ठीक है, चलिए अब एक बगिया मां के नाम हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक बगिया मां के नाम 15 अगस्त तक इस अभियान को शासकीय भूमि पर यानी कि गवर्नमेंट जमीन पर पौधारोपण के लिए किया गया। इसके बाद 15 अगस्त से 15 सितंबर तक, यानी कि 15 अगस्त तक हमने इस अभियान को कहां पर चलाया, गवर्नमेंट जमीन पर पेड़ लगाने के लिए। 15 अगस्त से 15 सितंबर, ये वाली डेट काफी इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त से 15 सितंबर, ये जो तारीख है, इस दिन, इस दौरान निजी भूमि पर यानी कि प्राइवेट जमीन पर पौधारोपण करने का काम किया गया। आप अगर चाहें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि एक बगिया मां के नाम इस योजना को कब लॉन्च किया गया। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया है। आप कमेंट में आंसर करके लिखेंगे, आप कमेंट में इस तरीके से आंसर करके लिखेंगे कि एक बगिया मां के नाम किस तारीख को लॉन्च करी गई ये योजना। ठीक है, और इसी योजना के अंतर्गत जो 15 अगस्त से 15 सितंबर का जो समय रहा, ये जो 1 महीने का समय है, यहां पर प्राइवेट जमीन, निजी भूमि पर जो है पौधे लगाए गए। और इसके लिए टारगेट क्या बनाया गया वो ध्यान से सुनिएगा। 3000 महिलाओं को चुना गया और 3000 महिलाओं को 1 एकड़ जमीन पर फलदार पेड़ लगाकर बगिया विकसित करने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।
कितनी लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी? 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। वापस तो सुन लीजिए, 3000 महिलाओं को 1 एकड़ जमीन पर फलदार पेड़ लगाकर बगिया विकसित करने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। यह आपको पता होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार आगामी 3 वर्ष में, यानी कि आने वाले 3 सालों में, एक बगिया मां के नाम के दम पर हम 30,000 एकड़ जमीन पर एक बगिया मां के नाम तैयार हो जाएगी। यानी कि कितने हजार एकड़ जमीन पर? 30,000 एकड़ जमीन पर हम आने वाले 3 साल में एक बगिया मां के नाम विकसित कर पाएंगे। यानी कि उसका नाम ही है बगिया मां के नाम, कि हमको भैया जो है क्या बनाना है, हमको बाकायदा पेड़ लगाकर जो है वहां पर बगिया विकसित करनी है। तो कितनी महिलाओं का चयन किया गया? 3000 महिलाओं का चयन किया गया। 1 एकड़ जमीन होगी और उस पर जो है फलदार पेड़ लगाने के लिए, है ना, सारी महिलाओं के पास 1 एकड़ जमीन की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3000 महिलाएं 1 ही एकड़ जमीन पर लग गई। हर महिला के पास 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए, और अगर हर महिला के पास 1 एकड़ जमीन उसके नाम पर नहीं है तो उसके पति के नाम पर हो, या ससुर जी के नाम पर हो, या पिता के नाम पर हो, तो हम उनकी अनुमति से भी उस जमीन पर जो है सरकार 3 लाख रुपया देगी, उस पर जो है फलदार वृक्ष लगाने के लिए, फलदार पौधे लगाने के लिए। ठीक है, तो कितनी महिलाओं का चयन किया गया? 3000 महिलाओं का। प्रत्येक महिला के पास 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। उनकी 1 एकड़ जमीन पर हम फलदार वृक्ष लगवाने के लिए 3 लाख रुपए की सहायता तक दिया जाएगा और काम को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस प्रकार आने वाले 3 वर्ष में प्रदेश की 30,000 एकड़ जमीन पर, मतलब टारगेट रखा है कि भैया 30,000 तक हम कवर कर लेंगे, एक बगिया मां के नाम तैयार हो जाएगी। बताइए, इतना क्लियर हुआ आप सभी को? पक्की बात? ठीक है, अच्छा। अब दोस्तों, अभी जो आपने पीछे जल गंगा संवर्धन अभियान पढ़ा था वो वापस आ गया है। प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान शुरू किया था, कैच द रेन। कैच द रेन का मतलब ही होता है पानी का संचय करना, और कैच द रेन अभियान की तर्ज पर मध्य प्रदेश के अंदर जल गंगा संवर्धन अभियान को शुरू किया गया। यानी कि मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार के कौन से अभियान से प्रेरित होकर जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान से प्रेरित होकर जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। और मैं आपके इस आंसर का इंतजार करूंगा जहां पर आप बताएंगे कि एक बगिया मां के नाम किस तारीख को लॉन्च की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर देखें, यहां पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नाम दे रखे हैं। आपसे सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव, है ना, ये अंग्रेजी में ही नाम रहता है इसका। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन कहां किया गया? सीधा सीधा प्रश्न, इंदौर में। टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहां किया गया? सीधा सीधा प्रश्न, इंदौर में। जो 1.0 वाला टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव था वो 27 अप्रैल 2025 को हुआ, और टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 तो जस्ट अभी अभी हुआ है, कुछ ही 2-4 दिन बीते हैं, 13 नवंबर 2025 को। उसी के साथ साथ मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव नाम से, देखो यहां तो टेक टेक शब्द लिखा हुआ है, एक बिना टेक शब्द का मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था जुलाई महीने में, और वो भी कहां पर हुआ था दोस्तों? वो भी इंदौर में हुआ था। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। उसके बाद ये जो टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 1.0 हुआ है ना, ये 27 अप्रैल वाला, इसकी थीम आपको पढ़ लेनी है। थीम अंग्रेजी में ही आती है इसकी, टर्निंग GIS 2025 इंटेंशंस इनटू इन्वेस्टमेंट। यानी कि इंटेंशंस को इन्वेस्टमेंट में, इच्छाओं को निवेश में तब्दील करना है। ठीक है, टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव जो 2.0 वाला हुआ 13 नवंबर को इंदौर में, उसकी थीम क्या थी? पावरिंग टीयर 2 प्रोपेलिंग इंडिया। क्योंकि इंदौर को जो है टीयर 2 सिटीज का हिस्सा माना जाता है, तो पावरिंग मतलब टीयर 2 शहरों को हमें सशक्त बनाना है और भारत को एक जहाज के माफिक जो है भारत को आगे धकेल के लेके जाना है। ठीक है,
और ये जो मध्य प्रदेश का ग्रोथ कॉन्क्लेव हुआ था जुलाई महीने में, उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो। उसकी थीम क्या थी? मैंने इसलिए लिखा है कि ये जो थीम आपको दिख रही है बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो, ये थीम किसकी है? मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव की है। 1.0 वाले की नीचे लिखी हुई है, 2.0 वाले की ये लिखी हुई है, और सबकी तारीखें ये हैं, और सबकी लोकेशन तो इंदौर ही है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो 1.0 वाली जो स्कीम है, जो 1.0 वाला टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव है, वो 27 अप्रैल 2025 को हुआ। जो 2.0 वाला टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव है वो 13 नवंबर 2025 को हुआ, और जो मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव है वो 11 जुलाई 2025 को हुआ, और तीनों ही इंदौर में हुए। इतनी बात क्लियर हो गई। थीम वाला प्रश्न मुश्किल आएगा, लेकिन अगर आ गया तो थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, जैसे कि टीयर 2, तो टीयर 2 और वहीं से है 2.0 वाली थीम, तो याद रखा जा सकता है, ऑप्शंस में रहेगा। और 1.0 वाली थीम में हमने यहां पर इंटेंशन टू इन्वेस्टमेंट ये शब्द यहां पर लिखा हुआ है, और ग्रोथ कॉन्क्लेव वाले में बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो की कल के शहर बसाना, है ना, ऐसी उसकी थीम है। मैंने दोस्तों आपकी थोड़ी सी सहूलियत के लिए यहां पर एक काम किया है। अभी तक मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल के अंदर जितने भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए हैं उसकी पूरी टेबल बना दी है, ठीक है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को आप शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? RIC, RIC। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव RIC का उद्देश्य क्या है, तो वो है मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाना, मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाना, जिसकी वजह से उद्योगों का यानी कि इंडस्ट्री का विकास होगा, जिसकी वजह से उद्योगों का यानी कि इंडस्ट्री का विकास होगा। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों आप सभी को। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इसीलिए पिछले साल से चलाए जा रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, उस निवेश के दम पर यहां पर उद्योग स्थापित हों, और भविष्य में उससे मध्य प्रदेश का विकास भी हो और रोजगार भी जनरेट हो। अब पिछले साल से जितने भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चलाए गए हैं, पूरा माल इधर लिखा हुआ है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए, मध्य प्रदेश का पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कहां हुआ था? तो उज्जैन में हुआ था। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी भी उज्जैन के हैं, तो वहां से याद रखिए उन्होंने पहली प्राथमिकता उज्जैन में दी। और ये कब हुआ था? 1 से 2 मार्च पिछले साल 2024 में, ठीक है। उसके बाद दूसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कहां हुआ था? दूसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ दोस्तों जबलपुर में। कहां हुआ? जबलपुर में, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तीसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कहां हुआ? यह हुआ दोस्तों कहां पर? ग्वालियर में, ग्वालियर में। चौथा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव दोस्तों कहां हुआ? यह हुआ सागर में। कहां हुआ? सागर में। उसके बाद 5वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कहां हुआ? यह हुआ दोस्तों रीवा के अंदर, यह रीवा में हुआ। छठा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कहां हुआ? यह हुआ नर्मदापुरम में। कहां हुआ? नर्मदापुरम में। उसके बाद 7वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कहां हुआ? दोस्तों यह हुआ शहडोल में। और 8वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इसको आप 8वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कह सकते हो, लेकिन मध्य प्रदेश ने इसका नाम क्या दिया? एमपी राइज 2025। तो आपसे प्रश्न आएगा, एमपी राइज 2025 का आयोजन कहां हुआ भैया? तो एमपी राइज 2025 का आयोजन हुआ रतलाम में, ठीक है। अच्छा देखो, आर से राइज है, आर से रतलाम है, सीधी सी बात है, ठीक है। राइज का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है रीजनल इंडस्ट्री। देखो वही वाला नाम आ गया ना, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव वाला। रीजनल इंडस्ट्री
स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, बस उसमें दो शब्द और नए जोड़ दिए, रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एमपी राइज। एमपी राइज 2025 का आयोजन कहां हुआ, रतलाम में हुआ। ठीक है, तो देखो पहला वाला उज्जैन में, अब थोड़ा ट्रिक से हम इसको याद करते हैं, ट्रिक बनाते हैं आपके लिए। पहला वाला उज्जैन में होना लाजमी है क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ताल्लुकात उज्जैन से है, तो पहली प्राथमिकता उज्जैन को। ठीक है, जब जब उज्जैन में होगा, क्या बोला मैंने, जब जब उज्जैन में आयोजन होगा तब जबलपुर बुरा मान जाएगा। तो जब जब से जबलपुर, जब जब उज्जैन में आयोजन होगा तब तब जबलपुर बुरा मान जाएगा। तो जब जब उज्जैन में, तो जब से याद रखना जबलपुर। तो दूसरा वाला आयोजन फिर कहां हुआ, दूसरा वाला आयोजन हुआ दोस्तों जबलपुर में। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी को। जब जबलपुर में आयोजन हुआ तो बाकी के जिले जो है नाराज हो गए और उन्होंने ग्वालियर से ट्रेन पकड़ी और सीधे सागर में कूद के अपनी जान देने चले गए। तो उन्होंने तीसरे नंबर पे कहां से ट्रेन पकड़ी, ग्वालियर से ट्रेन पकड़ी, और वो चौथे नंबर पे अपनी जान देने कहां चले गए, वो अपनी जान देने सागर में चले गए। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। लेकिन रीवा वाले जो लोग होते हैं वो जान देने से ज्यादा जान लेने में थोड़ा सा यकीन रखते हैं, तो उसीलिए उन्होंने कहा कि भैया हम सागर में नहीं जाएंगे, हम तो रीवा वासी हैं, हम तो अपनी पहचान खुद अलग बनाएंगे। तो हम अलग पहचान बनाएंगे, इसीलिए हम सागर में जान नहीं देंगे, हम नर्मदा में कूद के जान देंगे। जान तो सबको देनी है, बट हमारी थोड़ी अलग पहचान होती है, रीवा वालों की अलग पहचान है, इसलिए रीवा वाले सागर में कूद के जान नहीं देंगे, हमको थोड़ा सा एक अलग लेगेसी क्रिएट करनी है, हम नर्मदा में कूद के जान देंगे। तो छठे पर कौन आ गया, छठे पे आ गई नर्मदा। ठीक है, और जो भी नर्मदा में कूदता है उसके जिंदगी में शहद ही शहद बस जाता है, नर्मदा मैया की उस पर पूरी कृपा हो जाती है। ठीक है, तो हमने 7वें नंबर पर क्या खाया, शहद, यानी कि शहडोल। अब शहद खाने के बाद आपको सेव खाने का मन करेगा, और सेव तो दोस्तों एक ही जगह से आएंगे, और वो कहां से आएंगे, रतलाम से आएंगे। इतना क्लियर हुआ। तो शुरुआत करते हैं, बहुत ईजी है, 8 के 8 नाम आपको याद हो जाएंगे। पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कहां हुआ, तारीख कम पूछेगा, जगह ज्यादा पूछेगा। पहला रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना लाजमी है, कहां, उज्जैन में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उज्जैन के हैं। जब जब उज्जैन में होगा, तो जब जब उज्जैन में होगा, तो जब से याद रखा जबलपुर। दूसरा कहां हुआ, जबलपुर। बोले भैया उज्जैन में भी हो गया, जबलपुर में भी हो गया, बाकी जिले बुरा मान गए, तो वो ग्वालियर से ट्रेन पकड़ के सागर में कूदने चले गए। तो तीसरा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ ग्वालियर, और चौथा हुआ कहां पर, सागर। ठीक है, लेकिन रीवा वालों की अलग पहचान होती है, बोले वो हम सागर में नहीं कूदेंगे, अगर सब सागर में कूद रहे हैं तो हम नर्मदा में कूदेंगे। ठीक है, तो 5वें पर कौन आ गया, 5वें पर आ गया रीवा। 5वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कहां हुआ, रीवा में, और रीवा वाले गए नर्मदा में कूदने, यानी कि छठे पर आ गया नर्मदापुरम। और नर्मदा मैया की कृपा बनी रहती है, तो नर्मदा मैया आपके जीवन में शहद भर देती हैं। तो 7वें पे आ गया शहडोल, और शहद खा के थोड़ा सा मीठा खा के चटपटा खाने का मन करता है, तो 8वें पे आ गया रतलाम। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करें। नंबर 1 कहां हुआ, सीएमजी की स्थान पर उज्जैन। जब जब उज्जैन में होगा तो जबलपुर में भी होगा, जबलपुर में भी हो गया तो लोग ग्वालियर से ट्रेन पकड़ के सागर में कूदने चले गए। तो उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर। लेकिन रीवा वाले क्या कहते हैं, अगर सब सागर में कूदेंगे तो हम नर्मदा में कूदेंगे, तो रीवा और नर्मदापुरम। उसी के साथ साथ जो नर्मदा में कूदेगा उसकी जिंदगी में नर्मदा मैया शहद भर देंगी। तो यहां पर क्या हो गया, शहडोल। और शहद खाने के बाद कुछ तीखा खाने का मन करता है, तो 8वें पर क्या हो गया, सेव। और सेव कहां से आएंगे, रतलामी सेव, तो 8वें पर हो गया रतलाम। ठीक है, तो आप ये 8 स्थान कभी नहीं भूलेंगे। RIC का मतलब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होता है, और जो MP राइज 2025 रतलाम में हुआ है 8वें नंबर का, उसका फुल फॉर्म क्या है, MP मतलब मध्य प्रदेश, और राइज का मतलब क्या है, शुरू के 2 शब्द तो वही है, रीजनल इंडस्ट्री, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। तो R फॉर रीजन, I फॉर इंडस्ट्री, और S फॉर स्किल, और E फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो वो शॉर्ट फॉर्म राइज बन गया उसका। ठीक है, तो यहां से हमारे दोस्तों काफी सारे प्रश्न बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तारीखों को एक बार आंखों के सामने से निकाल लेना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तारीख जो आपको पढ़नी है वो है 27 जून 2025।
2025, ठीक है, क्योंकि 7 और 2 को जोड़ोगे तो नहीं, इससे कुछ नहीं बनेगा हमारा, मैं फालतू कोशिश कर रहा था। तारीख पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। 27 जून 2025 आपको याद रखना है। गर्मियों के मौसम में इस साल एमपी राइज हुआ है। देखो एमपी राइज मतलब राइज कौन होता है? सनराइज होता है, सनराइज। तो सनराइज जो है गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलता है, धूप ज्यादा देखने को मिलती है, तो गर्मियों के मौसम में 27 तारीख को जो है हुआ, ठीक है, 27 जून 2025। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या खबरें देखने को मिलती हैं, आइए देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों एक अवार्ड देखने को मिल रहा है, काफी बड़ा अवार्ड है, नोबल्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन। यहां पर नोबल्स का मतलब है बड़े ही महान और खास लोग, ठीक है। कॉमनवेल्थ नेशन का मतलब क्या होता है? कॉमनवेल्थ नेशन का मतलब वो देश जो कॉमनवेल्थ समूह का, कॉमनवेल्थ ग्रुप का हिस्सा है। तो नोबल्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है और 2023 का ये वाला पुरस्कार नोबल्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन दोस्तों दिया गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश को, जिनका नाम है माननीय मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। तो यहां पर आप देखें, जनजातीय कल्याण को नई दिशा दी, यानी कि जनजातीय कल्याण, ट्राइबल वेलफेयर के लिए मंगू भाई छगन भाई पटेल ने काफी अच्छा काम किया। इसीलिए 8 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश के, मतलब ये इसीलिए नहीं, मंगू भाई छगन भाई पटेल कब मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने? 8 जुलाई 2021। एमपीपीएससी की खोपड़ी घूम गई तो यह प्रश्न भी पूछ सकता है। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं? तो ये 19 नंबर के राज्यपाल हैं। कौन से नंबर के? ये 19वें नंबर के राज्यपाल हैं। और इनको कौन से वर्ष का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? 2023 वर्ष का। नाम क्या है? नोबल्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, यानी कि कॉमनवेल्थ देशों के कुछ महान लोगों की श्रेणी में मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल को रखा गया। इसीलिए 2023 का नोबल्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मंगू भाई छगन भाई पटेल को दिया जाता है। मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और 8 जुलाई 2021 को यह मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर जो है विराजे थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले खबर की ओर चलते हैं। अगला खबर भी काफी बढ़िया है और यहां से थोड़ा सा हमने एक दूसरी खबर भी निकाली है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहां पर एक चीज देखनी है, यहां पर आपको एक चीज देखनी है, यहां पर आपको एक चीज देखनी है, एक पेड़ मां के नाम 2.0। वैसे तो चाहे एक पेड़ मां के नाम 1.0 हो या 2.0 हो, दोनों की शुरुआत जो है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून को हुई थी। अब जो एक पेड़ मां के नाम 1.0 है वो पिछले साल शुरू हुआ, यानी कि 5 जून 2024, यानी कि कब? 5 जून 2024। और एक पेड़ मां के नाम 2.0 ये इस साल विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे शुरू हुआ 5 जून 2025। ये भी हमको पता चला। बस जब हम इस पूरी खबर को दोस्तों पढ़ रहे थे तो यहां पर हमको एक तकनीक, एक पद्धति मिली पेड़ उगाने की, उसको मैं आपके साथ जो है डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा जरा। वहां से अगर यूनिट 7 या इंडियन ज्योग्राफी से प्रश्न बना तो हमको पता होना चाहिए। देखिए, ऐसे स्थल जहां पर 2 एकड़ या अधिक भूमि उपलब्ध थी, मतलब ऐसे इलाके जहां पर 2 एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध थी, वहां पर तो नॉर्मल तरीके से सामान्य पद्धति से पेड़ लगाए गए। लेकिन ऐसे इलाके जहां पर 2 एकड़ से कम जमीन थी या 1 एकड़ से 2 एकड़ के बीच में, मतलब कहा जाए तो 2 एकड़ से कम की जो जमीन थी, वहां पर पौधारोपण करने के लिए मियावाकी पद्धति का यूज किया। यह एक जापानी पद्धति है, मियावाकी पद्धति का जो है उपयोग किया गया। नाउ व्हाट इज मियावाकी पद्धति, व्हाट इज मियावाकी टेक्निक, आप समझिएगा। यह क्या होता है? विभिन्न प्रकार के स्थानीय पेड़ों को एक दूसरे के बहुत पास पास लगाया जाता है ताकि वे तेजी से बढ़ें, प्राकृतिक जंगल की तरह हो जाएं तथा 2-3 वर्षों के बाद उन्हें लगभग किसी देखभाल की आवश्यकता ना हो। यानी कि मियावाकी टेक्निक, मियावाकी पद्धति पौधारोपण करने की, पेड़ लगाने की वो तकनीक है जहां पर हमें अगर किसी इलाके में बहुत सारे पेड़ और बहुत जल्दी लगाने हैं तो आप वहां पर जमीन पर
अनेक प्रकार के जो वहां के लोकल पेड़ हैं उनको लगाइए, क्योंकि किसी भी जगह के जो लोकल पेड़ होते हैं वो वहां की स्थानीय जमीन पर जल्दी उग जाते हैं। तो वहां की स्थानीय जमीन पर आप विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के लोकल पेड़ पौधे लगाइए जो उस इलाके से संबंधित हैं। और क्या होगा, उन पेड़ों को एक दूसरे के बहुत आसपास लगाइए। अगर आप एक पेड़ लगा देंगे वो तो अकेला रह जाता है, सूख जाता है, लेकिन अगर आप उसके एक के पास बहुत सारे पेड़ लगाएंगे तो हरियाली बनी रहती है एक दूसरे से। तो इससे क्या होगा, 2-3 वर्षों में उस इलाके में जो आपका पौधारोपण का उद्देश्य है, जो बड़े बड़े पेड़ लगाने का उद्देश्य है, जंगल बसाने का जो आपका उद्देश्य है, वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसको हम कहते हैं मियावाकी पद्धति, जिसका उपयोग किया जा रहा है एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना के अंतर्गत। और एक पेड़ मां के नाम 2.0 योजना जो है उसमें वो इलाके जहां पर 2 एकड़ से ज्यादा जमीन उपलब्ध है तो वहां तो हम नॉर्मल टेक्निक से पेड़ लगा रहे हैं, और वो इलाके जहां पर 2 एकड़ से कम इलाके की जमीन मौजूद है वहां पर हम मियावाकी पद्धति से, मियावाकी टेक्निक से पेड़ लगा रहे हैं, जहां पर पेड़ों को बहुत आसपास लगाया जाता है, और ताकि वो 2-3 वर्ष में इतने घने हो जाएं कि फिर उनको किसी की देखरेख की जरूरत ही ना पड़े। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक खबर थी, रोशनी से नहाया रतलाम का गुलाब चक्कर। ये आपसे जो है आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है कि गुलाब चक्कर जो इमारत है उसका संबंध किससे है, उसका संबंध रतलाम से है। ये देख लीजिए, यहां से प्रश्न बन सकता है कि गुलाब चक्कर का निर्माण कब हुआ था, 1879 में। किसके द्वारा किया गया था, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा किया गया था। इनकी सुपुत्री का नाम था गुलाब कुंवर, और उन्हीं के सुपुत्री के लिए ही उन्होंने इस जो है इमारत को यहां पर इस स्मारक को यहां पर जो है बनवाया था। ये गोलाकार स्मारक है, गोल इसकी जो है डिजाइन है, ठीक है। और उस जमाने में जब इसको बनाया गया था तो किसके निर्देशन में, मुंशी शाहमत अली के निर्देशन में इसको बनाया गया था। मुगल आर्किटेक्चर टाइप की हमको चीज देखने को मिलती है, इसीलिए वो गुंबद टाइप का स्टाइल आपको वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। बस मुझे इतना आपको यहीं पे यही बताना था कि जो गुलाब चक्कर है वो कहां पर है, रतलाम में। गुलाब चक्कर को कब बनाया गया, 1879 में। किसके द्वारा, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। अपनी सुपुत्री गुलाब कुंवर, उनके नाम पर जो है इसको बनाया गया। और ये गोलाकार स्मारक है, और किसके निर्देशन में इसको बनाया गया, तो मुंशी शाहमत अली के निर्देशन में बनाया गया। बेसिक बात बस आपको इतनी यहां पर याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, कि मध्य प्रदेश में 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक गौ संरक्षण वर्ष बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौ संरक्षण वर्ष मध्य प्रदेश कब से कब तक मनाया गया, 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक जो है इसको मनाया गया। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत कीमती क्वेश्चन है। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, छुपे होते हैं, ये वो तो हाईलाइट कर देता हूं तो आपको दिख भी जाते हैं, नहीं तो छोटे छोटे से पैराग्राफ में घुसे रहते हैं, ये इनको ढूंढना पड़ता है सबको। उसके बाद दोस्तों ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, इसके बारे में हमने चर्चा पहले भी ली है, इस बार थोड़ा और हाईलाइट करके है। छिंदवाड़ा के वॉश ऑन व्हील्स नवाचार की देश भर में सराहना। यानी कि दोस्तों छिंदवाड़ा जिले ने एक अभियान चलाया है वॉश ऑन व्हील्स, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक्टिवा से लोग जा जाके, सफाई कर्मचारी जा जाके जो है सफाई करते हैं। वॉश ऑन व्हील्स अभियान है। वॉश ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कब हुई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 26 सितंबर 2024। कहां पर शुरू हुआ वॉश ऑन व्हील्स अभियान, छिंदवाड़ा जिले में शुरू हुआ। कौन सी ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत भी बताया गया है, ग्राम पंचायत का नाम है छिंदी, ठीक है। तो वॉश ऑन व्हील्स अभियान 26 सितंबर 2024 छिंदवाड़ा जिले में जो है इसकी शुरुआत की गई, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद यहां पर हमको एक और खबर देखने को मिलती है, यहां पर आपको एक खिलाड़ी का नाम याद रखना है, प्रियांशी।
यहां पर एक खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना है, प्रियांशी। प्रियांशी का संबंध उज्जैन से है और प्रियांशी का संबंध कुश्ती से है और प्रियांशी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो उज्जैन का प्रश्न है, प्रियांशी खिलाड़ी का नाम है और कुश्ती खेल का नाम है। ठीक है, पूरा नाम क्या है खिलाड़ी का? प्रियांशी प्रजापति। इन्होंने वियतनाम में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, इसीलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इनको 2 लाख रुपए देने का सम्मान के रूप में इस बात की घोषणा करी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रियांशी प्रजापति जिन्होंने हाल ही में वियतनाम में कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया, अरे वैसे तो मैंने प्रतियोगिता का नाम ही बोल दिया, प्रियांशी प्रजापति जो उज्जैन से ताल्लुकात रखती हैं, जिन्होंने हाल ही में वियतनाम में आयोजित एक प्रतियोगिता में भाग लेकर स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है दोस्तों कुश्ती से है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखें। आगे देखें दोस्तों, यहां पर हमको क्या कहते हैं, हां यहां पर 2 हमको बिजली विभाग से संबंधित जानकारियां देखने को मिल रही हैं। जैसे कि ये देखिए, एक तो पहले आप ये देख लो, ई नगर पालिका 2.0, ई नगर पालिका 2.0। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए केंद्रीकृत वेब आधारित ई नगर पालिका 2.0 योजना का प्रारंभ किया है। यह योजना डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को बढ़ावा देना तथा पारदर्शी और त्वरित नागरिक सेवा देने के उद्देश्य से लागू की गई है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को एक सिंगल पोर्टल पर लाया गया है। सुनिए, ई नगर पालिका 2.0 क्या है कि मध्य प्रदेश में जहां जहां नगर पालिकाएं हैं, मध्य प्रदेश में जहां जहां नगर पालिकाएं बनी हुई हैं, ऐसे सारे कस्बे जहां पर नगर पालिकाएं बनी हुई हैं, उन सारी नगर पालिकाओं को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है और इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है ई नगर पालिका 2.0। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों से संबंधित टोटल 24 सेवाएं दी जाएंगी। टोटल कितनी सेवाएं दोस्तों दी जाएंगी? टोटल 24 सेवाएं दी जाएंगी ई नगर पालिका 2.0 से। जैसे कि जन्म पत्र बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, वाटर टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सब की चीजों के लिए आप जाते हैं ना नगर पालिकाओं में, तो अब आपको मध्य प्रदेश में जितनी भी नगर पालिकाएं हैं, कहीं पर भी काम वहां पर जाने के बजाय आप डायरेक्टली ई नगर पालिका 2.0 के माध्यम से इस काम को करवा सकते हैं। और अगर आपको ऑफिस जाने की जरूरत पड़ी भी तो भी इस प्लेटफॉर्म के दम पर वो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद दोस्तों, उसके बाद एक चीज समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम सबको सीएम हेल्पलाइन पता है 181। सीएम हेल्पलाइन पर हर प्रकार की शिकायतें जाती हैं, तो ज्यादातर शिकायतों को सॉल्व करने के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग आगे रहा है? तो मध्य प्रदेश का ऊर्जा विभाग आगे रहा है और प्रथम स्थान जो है उसने हासिल किया है। वापस सुन लीजिए, सीएम हेल्पलाइन पर जितनी भी कंप्लेंट्स जाती हैं, उन कंप्लेंट्स में से सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के मामले में कौन सा विभाग आगे रहा? ऊर्जा विभाग आगे रहा, प्रथम स्थान पे रहा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था यहां पर। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। यहां पर 2 एप्लीकेशंस के नाम हैं। पहला एप्लीकेशन का नाम है विद्युत मित्र, जहां पर वी का मतलब क्या है? विद्युत। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि वी मित्र ऐप के अंदर वी का मतलब क्या है, तो विद्युत नाम है। जैसे कि यूनिट 9 के प्रश्न होते हैं ना, ये ऐप और योजनाओं से आ जाते हैं, तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है विद्युत मित्र। इस ऐप को किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, यानी कि ईस्ट सेक्टर वाली जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है मध्य प्रदेश की, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा वी मित्र जो है लॉन्च किया गया है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि पूर्व क्षेत्र, तो पूर्व वा आता है, वा पूर्व, तो वहीं से वा से ही क्या बन रहा है? वी मित्र बन रहा है, तो इसको ऐसे याद रखा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा है मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यानी कि एमपी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इनके द्वारा जो है, इनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम रखा गया है स्मार्ट एमपी सीजेड।
ये ऐप इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जो पूर्व क्षेत्र वाली विद्युत वितरण कंपनी है तो पूर्व वा, तो वी मित्र ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। और जो मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, उन्होंने कौन सा लॉन्च किया है? स्मार्ट एमपी सीजेड ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ये कंपनी के पोर्टल पर उपलब्ध क्यूआर कोड और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में बिजली खपत प्रोफाइल और अकाउंट की जानकारी देखने की सुविधा रहेगी, साथ ही उपभोग पैटर्न की जानकारी भी मिलती रहेगी। मतलब अगर आप स्मार्ट एमपी सीजेड ऐप को डाउनलोड करते हैं तो बाकायदा ये एप्लीकेशन आपको बताएगा कि आपने महीने में कितनी बिजली की खपत करी, किस दिन ज्यादा खपत थी बिजली की, किस दिन कम खपत थी बिजली की। तो पूरा आपको डिजिटल डेटा दिखेगा, ताकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा ना लगे कि भैया कहीं हमसे चोरी तो नहीं हो गई या कहीं हमसे ज्यादा बिल तो नहीं ले लिया गया। ठीक है, तो वी मित्र पूर्व क्षेत्रवाली से पूर्व वा वी मित्र और मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, उनके द्वारा जो ऐप बनाया गया है वो स्मार्ट एमपी सीजेड है। घर बैठे बैठे इस ऐप के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हो कि आपने कितनी बिजली की खपत करी है, आपकी पूरी प्रोफाइल, पूरा अकाउंट, आपका बिल, सब कुछ वहां पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आज की इस लेक्चर की जो अंतिम खबर है वो क्या देखने को मिलती है? ये एक बहुत छोटी सी खबर है। ये क्या है? आधुनिक चिड़ियाघर यानी कि रेस्क्यू सेंटर एवं जू बनाया जाएगा और इसे जो है कौन सी रानी के नाम पर बनाया जाएगा? रानी दुर्गावती के नाम पर बनाया जाएगा। लोकेशन अभी स्पष्ट नहीं बताई गई है, बस आपको दिमाग में ये रखना है बिल्कुल नाम कि रेस्क्यू सेंटर एवं जू, जिसको हिंदी में हम कहेंगे चिड़ियाघर। तो रेस्क्यू सेंटर एवं जू बनने वाला है, एक चिड़ियाघर बनने वाला है, जो कि किसके नाम पर बनेगा? रानी दुर्गावती जी के नाम पर उनको समर्पित होकर बनेगा। उसके बाद मध्य प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर के नजरिए से यहां पर एक चीज देख लीजिए, यहां पर एक मैगजीन का जो है नाम एक पुस्तक का नाम देखने को मिल रहा है। पुस्तक का नाम क्या है? स्वरित। क्या नाम है? स्वरित नाम है। और ये जो स्वरित नाम की पुस्तक है ये कौन से आयोजन से संबंधित है? तो ये तानसेन संगीत समारोह से संबंधित है। किससे संबंधित है? तानसेन संगीत समारोह से संबंधित है। तानसेन संगीत समारोह से संबंधित है। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि तानसेन संगीत समारोह ने दोस्तों 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इसी अवसर पर एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है स्वरित, जो इस पूरे आयोजन का या तानसेन संगीत समारोह का जो भी इतिहास रहा, 100 साल पुराना इतिहास रहा, उसको समर्पित है ये किताब। नाम क्या है इसका? स्वरित। तो तानसेन संगीत समारोह को समर्पित जो किताब का नाम है वो क्या है? प्रश्न बन सकता है स्वरित। और तानसेन संगीत समारोह को हाल ही में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 100 वर्ष जो है इसको पूरे हुए हैं। तो दोस्तों आज हमने काफी कुछ चीजें जानी। एक तो ये जाना इसी पेज पर, फिर हमने बिजली विभाग के द्वारा 2 ऐप के नाम जाने, ई नगर पालिका 2.0 के बारे में जाना, सीएम हेल्पलाइन में सबसे ज्यादा शिकायतें किस विभाग ने सॉल्व करी हैं? ऊर्जा विभाग। प्रियांशी प्रजापति जो उज्जैन की हैं और कुश्ती से संबंधित है, उनके बारे में जाना। वॉश ऑन व्हील्स जो कि छिंदवाड़ा जिले से संबंधित प्रोग्राम है, उसके बारे में हमने जाना। गुलाब चक्कर का संबंध किससे है? रतलाम से, हमने ये भी जाना। उसके बाद एक पेड़ मां के नाम से संबंधित एक मियावाकी पद्धति, हमने उसके बारे में जाना। उसी के साथ साथ हमने मंगू भाई छगन भाई पटेल को जो नोबल्स ऑफ कॉमनवेल्थ नेशन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2023 का, वो हमने जाना। इसी के साथ साथ हमने एक पेज के माध्यम से बड़ा झटपट याद भी किया कि मध्य प्रदेश में बीते 1 वर्ष के अंदर टोटल कितने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए हैं। सबसे पहला हुआ है उज्जैन में। उज्जैन में जब होगा तब जबलपुर में होगा। फिर लोग बुरा मान गए, ग्वालियर चले गए, ग्वालियर से ट्रेन पकड़ के सागर में कूदने तो सागर आ गया। फिर रीवा के लोग अलग चलते हैं तो रीवा के लोग गए नर्मदा में कूदने तो रीवा और नर्मदापुरम। नर्मदा मैया सबके जीवन में शहद घोलती हैं तो शहडोल, और शहद पीने के बाद कुछ तीखा खाने का मन करता है तो रतलामी सेव से रतलाम। एमपी राइज के बारे में हम लोगों ने देखा। एमपी राइज का आयोजन कब हुआ? एमपी राइज 2025 का आयोजन हुआ गर्मियों के महीने में 27 जून 2025, जहां पर राइज का मतलब है रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 1.0, टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 और मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव, तीनों का आयोजन इंदौर में हुआ, ये हमने जाना। उसी के साथ साथ दोस्तों हमने एक बगिया मां के नाम को थोड़ा सा और डिटेल में एक बार फिर से देखा और यह भी जाना कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कैच द रेन अभियान केंद्र सेंट्रल लेवल पर चलाया,
कैच द रेन अभियान के तर्ज पर ही जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया। खंडवा देश भर में प्रथम रहा किस अभियान में? जल संचय जन भागीदारी में। और खंडवा ने राय मांगी थी तो रायसेन, किससे राय मांगी थी? बालाघाट, और बालाघाट ने पूरी राय दे दी, यानी कि बुरहानपुर। यानी कि आपका खंडवा, रायसेन, बालाघाट, बुरहानपुर, ये 4 जिले 4 रैंक पर रहे 1 2 3 4 सीक्वेंस में। और राज्यों की नजरिए से मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर रहा जल संचय जन भागीदारी अभियान में। उसके बाद हमने सीप्री सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा कि साइट इंफॉर्मेशन प्लानिंग एंड रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, इसके बारे में हमने पढ़ा। जल दूत कौन होते हैं और जल गंगा संवर्धन अभियान क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी जो है जुटाई। और सर्वप्रथम हमने जानकारी जुटाई थी किसके बारे में? कि पचमढ़ी उद्यान का नाम अब क्या हो जाएगा? राजा भभूत सिंह उद्यान हो जाएगा। और राजा भभूत सिंह का जो संबंध है वो किससे है? कोरकू जनजाति से है। तो दोस्तों आज के समाचार जो है यहीं पर होते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में भी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों पिछला लेक्चर काफी बड़ा हो गया था, 7वें नंबर का लेक्चर 2 घंटे का हो गया था। तो उम्मीद करता हूं कि 2 घंटे ने आपको परेशान नहीं किया होगा। जब जब कंटेंट जिस हिसाब से रहता है उस हिसाब से समय लेना पड़ता है। समय देखकर लेक्चर नहीं लिया जाता कि 1 घंटा हमको लेक्चर लेना है तो बस फॉर्मेलिटी है। लग जाए तो 40 मिनट में काम हो जाए तो 40 मिनट, 2 घंटे जाए तो 2 घंटे, 1.5 जाए तो 1.5 और 1 में हो जाए तो 1। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।